गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा लगी ही नहीं, छू भी ना सकी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंतक कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी बोलना नहीं सीखा। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी भी मटकी में छुपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। ऐसा नहीं है कि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव था, भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, लेखिका कहती है। पूछने पर वह कहती कि उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। या क्या चोरी है? अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह इस बात को भी बदल देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, वह अपने तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने तीरथ जाकर मुड़ा दिए। लेखिका ने कहा कि तुम अपना सिर मत मुड़वाओ, लेकिन जब लेखिका ने मना किया तो भी वो ना मानी और उसने जाके तीरथ में मुड़वा दिए सिर, कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वह हस्ताक्षर करना भी नहीं सीखना चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर में काम कौन करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी, इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह लोगों के पास गई कि मालकिन की सहायता कर दो, पर लोगों ने मना कर दिया। कोई न कोई कारण बताकर वह स्वयं सहायता करने लगी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जो सहायता करती थी उसे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी, उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय बनाकर उसे पिला देती थी, जिससे उसकी भूख मिट जाती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, वसंत, बिल्ली, दो घुली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जगती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी स्याही के प्याले देती। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जगती थी, ताकि भक्तिन लेखिका के जागने के पहले जगती थी तथा लेखिका के सोने के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। पहाड़ी रास्तों पर वह आगे इसलिए चलती थी जिससे जो कंकड़ पत्थर चुभना रहे वह भक्तिन को चुभे, और गांव की पगडंडी पर पिछले इसलिए चलती थी जिससे जो धूल उड़ती है वो लेखिका के पैरों की धूल भक्तिन के ऊपर आए। लेकिन लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे, उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था
कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल दिया करती थी। वह उसे नौकर नहीं मानती थी। मतलब यह कि लेखिका भक्तिन को कह दिया करती थी कि तुम चली जाओ, अब मैं तुम्हें सहायता से हटा रही हूँ, तब भी भक्तिन हंस करके उसकी बात को टाल दिया करती थी कि मालकिन ऐसे ही कह रही हैं। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी जानने देती थी। वह लेखिका के परिचितों व सहायक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। वह उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपयंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उनके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह कतार हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो जाती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर वह खुद भी उनके साथ चलने का हठ करती थी। अपने मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लात तक से लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, वह इसे पूरा नहीं करना चाहती। मतलब लेखिका कहानी को पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि कहानी तो तभी पूरी होगी जब या तो लेखिका की मौत होगी या तो भक्तिन की मौत होगी। तो लेखिका ये नहीं चाहती कि वो ऐसा कुछ दिखाएं, तो लेखिका यहीं पे पाठ का समापन कर देती हैं। और इससे हमें ये समझ में आता है कि जो नौकर होता है उसको हमें नौकर की तरह नहीं समझना चाहिए। हमें उसे भी इज्जत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिस तरीके से लेखिका भक्तिन को देती है तो भक्तिन भी उसके प्रति पूरा समर्पण दिखाती है। तो यानी अगर हम अपने घर में काम करने वाले नौकरों से अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो भी हमारे प्रति समर्पित हो जाएंगे। तो इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि नौकर और मालिक के बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए कि वे दोनों उससे उत्साहित हों, वे दोनों उससे प्रसन्न रहें। नौकर को मालिक का सम्मान करना चाहिए और मालिक को भी नौकर का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।